हेलो एवरीवन। ये DIS की टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट नंबर हमारा 6 है। ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी की टेस्ट आई थिंक GS में मैंने किया है, बट इसको देख लेते हैं, है ना। तो 6 नंबर की है, अध्यय की है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो संबंधित है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी पूर्वी यूरोप, सी दक्षिण पूर्व एशिया, या डी दक्षिणी अमेरिका, है ना। तो मर्कोसुर की स्थापना 1991 की असुनसियन की संधि के फलस्वरूप हुई थी। तो ये आपकी दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। ओके, इसमें काफ़ी सारा स्टैटिक पोर्शन है, तो उससे ये अब जैसे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मूल समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है वर्ष 2008 में, बी 2013 में, सी 2015 में, या डी 2011 में, है ना। तो ये भी हमारा जैसे स्टैटिक से संबंधित है। तो RBI ने, है ना, तो ज़्यादातर जो भी बैंकों के काम होते हैं रेगुलेशन का, वो RBI रेगुलेट करता है। तो 2013 में केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्य नचिकेत मोर की अध्यक्षता में लघु व्यापार एवं कमाए वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जिसे इन्हीं के नाम पे नचिकेत मोर पड़ गया था। ठीक है, तो 2013 में ठीक है। इससे क्या स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता जाएगा और हमें कई सारी चीज़ों के बारे में, कई फैक्ट के बारे में पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया है। कथन हमारा कहता है कि सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR दर में कमी बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में कमी लाती है। कारण संविधिक तरलता अनुपात दर में कमी अंतिम रूप से महंगाई दर में वृद्धि लाती है। तो हमें इन दोनों में से सही आंसर क्या है ये बताना, क्योंकि एक दूसरे से ये अलग है। ये कह रहे हैं कि दर में कमी बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में कमी लाती है, और ये कह रहे हैं कि अंतिम रूप से महंगाई दर में वृद्धि लाती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी है। ए गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है, कारण जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन बी फेरा के स्थान पर फेमा, सी या थर्ड FRBM एक्ट, या फोर्थ 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो आपको पता ही है कि ये इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। रिजर्व बैंक की स्थापना था। आपको यहाँ पर गेस भी करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए दो ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर याद है तो आंसर आप निकाल ले जाओगे। सबसे पहले हमारा जो रिजर्व बैंक का है, ये राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, 1949 को। तो पहला ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है और पहला यहाँ भी आ रहा है। फिर दूसरा काम हुआ था 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ये 1969 में किया गया। तो फर्स्ट 4 ये 2 कन्फर्म है कि ये सबसे पहले काम हुए थे। 2, 3 नहीं भी याद है अगर कालक्रम हुआ, फिर भी फेरा के स्थान पर फेमा कानून आया, फिर FRBM। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कार्य करने वाले बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण व अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में यह 18% है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए वैधानिक तरल कोष अनुपात, बी सांविधिक बैंक अनुपात, सी केंद्रीय तरल रिजर्व, या डी नैतिक प्रभाव। तो आपको पता ही है कि कुछ हमें गोल्ड और कुछ परसेंट के रूप में केंद्रीय बैंक में बैंकों को रखना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो तो बैंक के हेल्प कर सके। तो ये हो जाएगा वैधानिक तरल अनुपात, कोषानुपात। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज UP RO के लिए तो हेल्पफुल है, बट UP PCS के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैं UP PCS को ही ध्यान में रख के ज़्यादातर चीज़ें कर रही हूँ। RO में भी सिलेबस काफ़ी सिमिलर है, GS वैसा ही आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लिए, कोई कोई मतलब वो नहीं है, प्रेशर नहीं कि आपको ये देखनी है। बट हाँ, मैं तो टारगेट UP PCS को ही कर रही हूँ, तो अपने हिसाब से देख लीजिए, हेल्पफुल तो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। यह कथन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र, सी फिलिप्स वक्र, या डी फिशर इफेक्ट। आपने लॉरेंज वक्र के बारे में नाम सुना होगा,
जब कोविड आया था तो उस समय खूब बातें हो रही थी कि लॉरेंज वर्क रहेगा, फिर लाफर वर्क रहेगा, फिर ये वर्क रहेगा, इस तरीके से काफ़ी नाम दिए जाते हैं, है ना। तो वही जो हमारे इकोनॉमी के एक्सपर्ट होते हैं वो लोग नाम देते रहते हैं। तो यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम करेंगे तो ये आपका लाफर वक्र बनेगा। ओके। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है कहलाता है। ऑप्शन है वोलेटाइल शेयर, बी फ्लोटिंग स्टॉक, सी ब्लो आउट या डी इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके। तो यदि किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, बी महाजन समिति चीनी उद्योग, सी मीरा सेठ समिति कर सुधार या डी खुसरो समिति कृषि साख। अब ये स्टैटिक पोर्शन है और ऐसी चीज़ों को पढ़ने से आपकी कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। जैसे हमने एक या दो का नाम सुना हुआ है बट नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा आयोग बना, क्योंकि आयोग तो बनाता है ना स्टैटिक और जीएस दोनों को लेकर के, तो फिर हम फंस सकते हैं। इसलिए अभी टेस्ट सीरीज में तैयारी हो जाएगी। तो आपकी जो सी ऑप्शन है मीरा सेठ समिति है ना, तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है, ये गलत है यहाँ पर, ना कि कर सुधार से। ओके। तो आप पीडीएफ में ज़रूर इसको सही से देख लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय बजट के संदर्भ में राजकोषीय घाटा है। ऑप्शन है कुल व्यय प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, निवेश से कुल प्राप्तियां, ऑप्शन बी कुल व्यय कुल प्राप्तियां, सी कुल व्यय तो राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, और डी कुल व्यय विनिवेश से विनिवेश से प्राप्तियां। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है, कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। ये टर्म आते रहते हैं। तो राजकोषीय घाटा है वो कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, है ना। तो ये सी ऑप्शन कुल व्यय होगा, राजस्व प्राप्तियां जो हमें रेवेन्यू प्राप्त हुआ प्लस ऋणों की वसूली जो हमने किसी को उधार दिया है, और अगर हमने कहीं निवेश किया तो उससे प्राप्तियां, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1960-61 से पूर्व किसी कंपनी की आय पर जो कर लगता था उसे सुपर टैक्स कहते थे। ऑप्शन सेकेंड वर्तमान में कंपनी की आय लाभ पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है। तो असत्य कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए दोनों, पहला तथा दूसरा, बी ना तो पहला ना ही दूसरा, सी केवल दूसरा या डी केवल पहला। तो यहाँ पर ना तो पहला सत्य है और ना ही दूसरा। क्यों? क्योंकि जो पहले कर लगता था 1960-61 में उसे सुपर टैक्स ही कहते थे, बट अभी जो कर लगता है उसे निगम कर कहते हैं। तो दोनों सत्य हैं। और यहाँ पर बोला कि असत्य कथन चुने तो असत्य है ही नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है। ये राष्ट्र है और ये मुद्रा है। बांग्लादेश टका, यूएई दिनार, चीन युआन, थाईलैंड बहत। तो आपको पढ़ के थोड़ा सा गेस हो गया होगा कि इसमें से कौन सी वो गलत है। तो देखिए यूएई में दिनार नहीं चलता, वहाँ पर दिरहम चलता है। ठीक है, वहाँ की जो मुद्रा है वो उसका नाम दिरहम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंट्री और उनकी मुद्रा भी पता चल जाएगी, क्योंकि ये आईआर और प्लस इकोनॉमी दोनों में आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं तो हमारे तैयार हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति एक गणितीय युक्ति है जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव एवं वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। ऑप्शन सेकेंड भारत में मुद्रास्फीति की माप का सर्वाधिक प्रचलित माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर सत्य कथन चुनना है। देखिए आप करंट अफेयर को बराबर पढ़ते रहिए, उसमें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इसको बोलते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और है ना, तो थोक मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य सूचकांक, ऐसे करके ये टर्म आते रहते हैं। इनको सीपीआई डब्ल्यूपीआई बोल देते हैं हिंदी में। तो इनसे चीज़ें कैसे मापी जाती है, कई बार सर लोग करंट अफेयर में अच्छे से बताते हैं, कई बार क्या जो इकोनॉमी पढ़ाते हैं वो लोग बताते हैं, तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं। वरना ऐसे पहली बार जब आप नाम सुनोगे ना कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है तो आपको ये लगेगा कि क्या होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जो नए लोग हैं बिगिनर्स, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो 2-3 बार से पढ़ रहे हैं और अटेंड किया एग्ज़ाम, वो तो अच्छे से जानते हैं। तो क्योंकि मैं बिगिनर्स थी तो मुझे भी ये चीज़ें कन्फ्यूज़ करती थी और बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती थी। तो आप नोट डाउन करते रहिएगा करंट अफेयर, आपको अच्छे से क्लियर होता रहेगा।
देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा कथन पहला है वो सत्य है और सेकंड असत्य है, क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति का माप का सर्वाधिक प्रचलित माप थोक मूल सूचकांक है। यहाँ पर क्या दिया है कि उपभोक्ता मूल सूचकांक। ओके, तो थोक मूल सूचकांक के आधार पर किया जाता है, इसलिए आपका कथन बी यानी कि केवल पहला सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। बी, भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। सी, भारत में आय का असमान वितरण है। या डी, भारत में निर्भरता दर कम है, निम्न है। ठीक है, निम्न है या कम है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है उसका चुनाव करना है। तो आपको पहले ही मिल गया होगा कि भारत में निर्भरता दर ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, ना कि निम्न। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना या का स्थापना वर्ष है 2009, ऑप्शन बी 1988, सी 1989 या डी 2007, है ना। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 को की गई थी। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यू रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है। ऑप्शन है 5, बी 4, सी 3 या डी 6, है ना। तो डब्ल्यू रोस्टोव ने आर्थिक प्रक्रिया की चरण, मतलब अपनी जो पुस्तक है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसके बारे में बात की है। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को 5 चरणों में बांटा है इसी बुक के माध्यम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। ये कार्यक्रम और योजना है, ये उनका वर्ष है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके के खूब बने हैं, मैंने 3 से 4 बार देखा है। तो इसलिए स्टैटिक पोर्शन हमारा कंप्लीट होना ही चाहिए एनी हाउ। ऑप्शन है जवाहर नवोदय विद्यालय 2004, केंद्रीय विद्यालय स्कीम 1962, कस्तूरबा गांधी विद्यालय 1986 या राष्ट्रीय बाल भवन 1956। तो इसमें से कौन सा सही है या कौन सा पहले आया, तो ये आपको देखना है। तो देखिए, जो जवाहर नवोदय विद्यालय वो 1986 में आया था, ना कि 2004 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका A3 हो जाएगा। अब चूंकि A3 में ये एक ही ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आप इसको भी देख लीजिएगा, इसको देख के फिर PDF से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है अमृत मिशन, ये देखिए यहाँ पे अमृत हो जाएगा ना कि अमृत। अमृत मिशन 25 जून 2015। बी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। सी, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 और डिजिटल इंडिया मिशन 21 अगस्त 2015। देखिए जो यहाँ पर दिया ना 21 अगस्त, ये तो सही है, पर ये 2015 ना कि 14 ही है, यानी कि ये 2014 की स्कीम है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये भी इस तरीके का क्वेश्चन भी आया हुआ PCS में, अगर आपने देखा होगा तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ये सार्वजनिक उपक्रम है और ये उनके मुख्यालय हैं। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, MTNL ओडिशा, नालको नई दिल्ली, HL कोलकाता, कोल इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु। तो इसमें से कौन सा सही है मुख्यालय और उनके उपक्रम, ये हमें बताना है ना। देखिए जो MTNL है महानगर टेलीफोन निगम, ये आपका नई दिल्ली में है। ओके, A सेकेंड। इसके बाद में नालको आपका ओडिशा में है। तो इस तरीके से आप B ऑप्शन पे जा सकते हैं, है ना। कोल इंडिया लिमिटेड ये कोलकाता में है और HL आपका बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना JSY के विषय में असत्य कथन क्या है, उसका चुनाव करना। ऑप्शन ए, इसे वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। बी, इसमें केंद्र और राज्य का योगदान अनुपात 60:40 था। सी, यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है। या डी, आशा वर्कर इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य वो बताना है। देखिए जननी सुरक्षा योजना के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये पूर्णतया केंद्र प्रायोजित योजना है, ना कि इसमें 60:40 का रेशियो नहीं है, इसमें केंद्र प्रायोजित पूरी योजना है। ठीक है, तो B ऑप्शन आपका असत्य कथन हो जाएगा या इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था है। बी, म्यूचुअल फंड्स का नियमन सेबी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर असत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखिए वर्तमान में सेबी एक संवैधानिक संस्था है ना।
और 12 अप्रैल 1988 को सेवी की स्थापना एक गैर संविधिक संस्था के रूप में किया गया था। तो कथन एक असत्य है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि गैर संविधिक, तो कथन दो सत्य है। ये म्यूचुअल फंड को अधिनियमित करती है, या मतलब कि उसे मॉनिटरेट करती है, यानी कि उस पर नियम वगैरह अपना करती है। तो आंसर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा असत्य कथन के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? पहली बात तो मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बता दूं, तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण होता है इकोनॉमिक सर्वे, है ना, उसी को आर्थिक सर्वेक्षण बोला जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक ही साथ आते थे, है ना, के साथ प्रस्तुत। हाँ, अभी इकोनॉमिक सर्वे और ये आगे पीछे कर दिए गए हैं, बट पहले आते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्रमशः अग्रसरित करेगा। ऑप्शन ए संसाधनों का समुचित उपयोग, कुशलता में विकास, उत्पादकता में वृद्धि। ऑप्शन बी उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग। ऑप्शन सी कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि। ये डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमें इनके तीनों के जो टर्म्स हैं उनको अच्छे से पता हो, तब हम जाकर उसके आंसर पे पहुंच पाते हैं, है ना। तो इकोनॉमी है, करंट से काफ़ी रिलेट करके आती है। ऐसा नहीं कि पूरे स्टैटिक पोर्शन ही दे देते हैं, बट अपनी समझ तो बनाए रखना पड़ता है, तब जाकर एग्जाम निकलता है, क्लियर होता है। तो कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि। मतलब वैसे भी भारत में जो व्यक्ति हैं उनकी कुशलता के बारे में बात की जाती है, क्योंकि अगर कुशल कारीगर होगा और संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाएगा तो उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि किसी भी देश में उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित। पहले व्यक्ति तो कुशल आए तब तो वो किसी काम को कर पाएगा कुशलता से। जब व्यक्ति के अंदर स्किल ही नहीं होगी तो उसको कुछ भी पूंजी दे दो, कोई भी बिजनेस दे दो, वो कर नहीं पाएगा, उसका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा सा समझ वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले थोड़ा सा इसको देखना है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, ये भी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो आपको इसको भी पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे होगे करंट को और इकोनॉमी को तो आपको समझ में आ ही जाएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है कथन और कारण का है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक समस्या है। कारण असंगठित क्षेत्र की आय गणना का विशिष्ट उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर हमें सही आंसर बताना है। तो देखिए, जो असंगठित क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जैसे जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, या नॉर्मल लेबर जो हुए, तो उनकी आय को कैसे काउंट किया जाए, उसका बहुत अच्छे से पैमाना, इसके बारे में बात हो रही है कि कोई पैमाना हो तो उनकी भी आय इंक्लूड हो जाए। क्योंकि जो कम से कम कमाई करता है वो व्यक्ति भी तो टैक्स देता है, वो भी तो कुछ कमाता है, तो उसकी गणना कैसे हो सके, इसके बारे में बात हो रही है ना। तो विशिष्ट उपकरण नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन या कथनों का चयन करें। यह किसी देश की सीमा के अंदर सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ऑप्शन सेकंड, यह सदैव आवश्यक है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादकता सेवाओं का ही परिणाम है। जीडीपी को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हो या किसी नोट से पढ़ रहे हो, क्लियर कर लीजिएगा। इसमें बहुत फंसाता है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं, बट कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। सेकंड क्यों नहीं सही है? इसमें बोल रहे हैं कि यह सदैव आवश्यक है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादकता सेवाओं का ही परिणाम है। तो यह सदैव आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादकता सेवाओं का ही परिणाम होता है। वास्तव में जीडीपी का कुछ भाग अब जैसे कोई विदेशी कंपनियां हैं, उसमें लोग लगे हैं, तो वो भी तो सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं ना। तो विदेशियों की उत्पादकता सेवाओं का भी परिणाम हो सकता है, जिन्होंने अपनी पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके देश के कुल उत्पाद के, आप जैसे कि टाटा हमारी विदेश में भी है, और यहाँ पर आपका डोमिनोज हो गया, और कई सारी स्विगी हो गई, जोमेटो हो गए, बायजूस हो गया। तो ये जो उत्पादकता कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, तो इनका भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जोड़ा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे आपके क्लास टीचर, क्योंकि उनकी भाषा आपको आई होप कि आप पढ़ रहे हो, तो अगर समझ में आए
आती होगी तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है, जीडीपी, जीएनपी, है ना, एनपी, नेशनल ग्रोथ इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनके बारे में बहुत ये जो टर्म्स हैं इनको आप क्लियर कर लीजिएगा, इनके क्वेश्चन खूब अच्छे से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना या डी पंचम पंचवर्षीय योजना। ये स्टैटिक पोर्शन है और आपको इसको बहुत अच्छे से, जो हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी या जो भी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं और मैंने कई जगह देखे हैं, तो मतलब PYQ में मैंने बहुत बार देखा है। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। किसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, किसमें कृषि ज़्यादा रही, कई बार कृषि में हमारी उत्पादकता कम रही, है ना, खाद्य निगम या निगम हो गए उनमें रही, तो इसके क्वेश्चन खूब बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्रवाई है? ऑप्शन है मौद्रिक प्रोत्साहन, बी राजकोषीय प्रोत्साहन, सी वेज एंड मीन्स या डी राजकोषीय अनुशासन। तो आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक, है ना, आर्थिक गतिविधि के बारे में बात हो रही है तो आपका राजकोषीय प्रोत्साहन हो जाएगा। ओके। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति में से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन है PC महालनोबिस, बी VKR राव, सी डॉक्टर R गॉडगिल या डी CR राव। तो ये लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक के किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, इसलिए ऐसे नाम देकर पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि कौन संबंधित नहीं है, तो CR राव। ओके, CR राव इससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण का दिया है, जिसमें आपको सही कथन और कारण बताना है। 24 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण 24 दिसंबर 1986 को ही संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसमें से हमें सही कथन और कारण का चुनाव करना है, तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं। ओके, अभी देखिए इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, शहर और उनकी वस्तुएं, निर्यातित या बनने वाली, प्रोडक्शन या फेमस जो चीज़ें हैं, जैसे आगरा में क्या फेमस है, कई सारी जगह के बारे में, मुरादाबाद हो गया आपका, सहारनपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये बताना। ये शहर के नाम दिए हैं और ये निर्यातित वस्तुएं दी हैं। पंजीब रबर उद्योग, अंकलेश्वर रसायन, भोपाल कीटनाशक, मुरादाबाद होजरी। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मुरादाबाद में ब्रास वेयर हैंडीक्राफ्ट होते हैं, ना कि होजरी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ये संस्था है और ये इसकी स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, सेकेंड खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990। तो कोड की सहायता से बताना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है, या सेकेंड और थर्ड सही है, या सी फर्स्ट और सेकेंड सही है, या डी केवल थर्ड सही है। तो फिलहाल आपका ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही है। ओके, मैं बहुत डिटेल्ड में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको मैं PDF देती ही हूँ, तो आप उससे अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। WTO के नियमों के अनुसार किस प्रजाति की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? ऑप्शन है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, बी ब्लू बॉक्स सब्सिडी, सी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, या डी रेड बॉक्स सब्सिडी। तो आपको पता है कि WTO नियमों को मतलब संचालित करता है और अपने नियम बनाता है, तो उस हिसाब से एम्बर बॉक्स सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है? शर्त आधारित सब्सिडी है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अनुमानित है, और रेड बॉक्स सब्सिडी तुरंत समाप्त कृषि को छोड़कर। तो ये सारी की सारी एग्रीकल्चर से ही संबंधित है और इकोनॉमी से, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों की संयुक्त क्षेत्र में विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए 1948 की औद्योगिक नीति, ऑप्शन बी 1956 की औद्योगिक नीति, सी 1980 की औद्योगिक नीति, या डी 1991 की औद्योगिक नीति, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। मेक इन इंडिया, ऑप्शन सेकेंड प्रधानमंत्री जनधन योजना, थर्ड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, या फोर्थ सांसद आदर्श ग्राम योजना।
इन योजनाओं को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है और कई जगह आया है, बीपीएससी में भी आया है, यूपी पीसीएस में भी आया है, तो आपको अच्छे से देख लेना है ना। देखिए पहले आती है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना। तो ये क्योंकि आती है 2014 में, जब पहली बार ही बीजेपी की सरकार बनी थी, मोदी जी पहली बार ही जब प्रधानमंत्री बने थे, तो ये आपको याद होगा 2014 में ही आई थी। मेक इन इंडिया भी 2014 में आई थी, है ना। और प्रधानमंत्री जन धन योजना भी आपकी 2014 में ही आई थी। तो इस हिसाब से, बट पहले कौन आई थी? पहले आई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आपका इस तरीके से ऑप्शन प्रधानमंत्री, फिर मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हाँ, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक का महत्व मीठी क्रांति से है? ऑप्शन है शहद उत्पादन, बी गुड़ उत्पादन, सी चीनी उत्पादन, या डी सिरका उत्पादन। तो ये तीनों तो आपको क्लोजेस्ट आंसर लग रहे होंगे, तो इस तरीके से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, बट यहाँ पर शहद उत्पादन को मीठी क्रांति से जोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR, जिसको कार बोलते हैं, के संबंध में सत्य है? इसका निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा किया जाता है। यह वह राशि है जो सभी बैंक रिजर्व बैंक के पास जमानत के रूप में रखते हैं। ऑप्शन ए सही है या बी सही है, सी फर्स्ट तथा सेकंड सही है, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है। ये जोखिम की स्थिति में बचाव हेतु होती हैं, है ना। तो यहाँ पर डी, यानी कि ना तो पहला और ना ही सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा से सत्य है? इस मिशन का प्रारंभ वर्ष 2007 से 8 में हुआ था। ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, यानी कि इसमें राज्यों का कोई परसेंटेज नहीं है। सी इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, या डी सभी कथन सत्य हैं, है ना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ वर्ष 2007-8 ही है और ये केंद्र सरकार द्वारा ही वित्त पोषित है। तो इस तरीके से डी यानी कि सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? ऑप्शन है रघुनाथ राजन, बी अमर्त्य सेन, सी गीता गोपीनाथ, या डी उर्जित पटेल। तो कई बार ऐसे वक्तव्य भी आते रहते हैं, तो हमें उन्हें भी ध्यान देना होता है। तो ये अमर्त्य सेन, एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले कहलाता है। ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर विकास, बी क्षैतिज विकास, सी समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और डी असंतुलित विकास। तो ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित समावेश मिले, उचित हिस्सा मिले, समावेशी विकास कहते हैं। क्योंकि जब तक सभी का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। और हर वक्त सरकार की यही मंशा रहती है कि गरीब तबके के हर व्यक्ति को, जो लास्ट में खड़ा है, जिसको कहीं से सुविधाएं नहीं मिली, वो भी सरकार की योजनाओं का लाभ उसे भी प्राप्त हो सके, तभी तो समावेशी विकास होगा, तभी तो सभी लोग विकसित होंगे ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में 8 उद्योगों को कोर उद्योगों में सम्मिलित किया गया है, या कोर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से इसके अंतर्गत आते हैं? ये यूपीएससी का क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 से 3 बार आया है, और पीसीएस में भी 2 से 3 बार मैंने देखा है। ऑप्शन है कोयला उद्योग, बी उर्वरक, सी या थर्ड वस्त्रोद्योग, डी सीमेंट उद्योग, या फिर विद्युत। तो कोड की सहायता से इसका सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, 4 एवं 5 हो गए, थर्ड आपका नहीं होगा, वस्त्रोद्योग इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग के स्वरूप एवं आकार को निर्धारित नहीं करता? ऑप्शन है पूंजी निवेश, बी श्रम शक्ति, सी बिजली खपत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नहीं निर्धारित करता, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बी श्रम शक्ति ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत में जेंडर बजटिंग का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2005-06 के बजट में, बी 2006-07 के बजट में, सी 2007-08 के बजट में, या डी 2010-11 के बजट में। तो महिलाओं के लिए काफ़ी सरकार प्रयास रहती है मुख्य धारा में लाने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति से निम्नलिखित में से कौन सा से वर्ग लाभान्वित नहीं होगा या होंगे। ऑप्शन है लेनदार, बी उपभोक्ता, 3 बांड निवेशक या 4 देनदार। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर बताना है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कीमतों में सतत वृद्धि होती है यह मुद्रास्फीति कहलाती है। तो इससे मुद्रा की शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे लेनदार, बॉन्ड निवेशक एवं उपभोक्ता वर्ग को हानि का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, लेनदार को छोड़ करके सभी 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है कि विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सही आंसर बताना है आपका। यहाँ पे आंसर ए सही हो जाएगा, कथन और कारण सही है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित ही अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो आपको आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया है। बी, भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन सर्वाधिक है। तो सत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पर कि इनमें से कौन सही है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ओके, चलिए, थैंक यू।